हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास। तो दोस्तों, इस पेपर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था शांति शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ शांति शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा था, आवश्यकता के कारण। और दोस्तों, उसके बाद हमने कल की वीडियो में पढ़ा था मूल्य और मूल्य का अर्थ और विशेषता। तो दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मूल्य का अर्थ क्या होता है, मूल्य की विशेषता क्या होती है, फिर आज हम देखेंगे मूल्यों का वर्गीकरण। क्लियर? तो दोस्तों, जो भी प्रशिक्षु अभी नए जुड़ रहे हैं हमसे, उनको नहीं पता होगा कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग एक बार मूल्य की परिभाषा फिर से देख लेते हैं, उसके बाद हम मूल्यों का वर्गीकरण देखेंगे। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे मूल्य की परिभाषा क्या है और मूल्य का अर्थ क्या होता है। कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों, मूल्य सहित जीवन ही अर्थपूर्ण है। मूल्य रहित जीवन कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ऐसा व्यक्ति समाज को महत्व देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो मूल्य है यानी कि जो वैल्यू होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वैल्यूएबल थिंग्स या वैल्यूएबल पर्सन को हम लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। और यहाँ पर देखिए, और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ऐसा व्यक्ति समय को महत्व देता है, वह प्रत्येक पल का भरपूर आनंद लेता है एवं उसका भरपूर उपयोग भी करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो वैल्यूएबल पर्सन होते हैं वो हमेशा देखेंगे, एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को समझिए, यानी कि समय को वैल्यू देते हैं और साथ ही साथ वो प्रत्येक कार्य में बहुत ही ज़्यादा आनंद लेकर के करते हैं, यानी कि उनका जो भी कार्य होता है उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो ये सारी विशेषता होती है एक वैल्यूएबल पर्सन की। अतः प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम मूल्य कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके अपने इम्पोर्टेंस है, वो क्या होती है, मूल्यवान होती है, उसका एक मूल्य होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, सत्य, ईमानदारी, अच्छाई आदि क्या है, मूल्य है। और झूठ, बेईमानी, ये क्या है, अवमूल्य है। क्लियर? यानी कि जो भी सकारात्मक चीज़ें हैं उनका कोई मूल्य होता है, लेकिन जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनका मूल्य नहीं होता, यानी कि जैसे कि बेईमानी और झूठ। और दोस्तों, इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो वैल्यू है उसका उद्भव कहाँ से हुआ। उसका उद्भव हुआ है लैटिन भाषा के वैल्योर शब्द से, जिसका तात्पर्य होता है महत्व, उपयोगिता और वांछनीयता। क्लियर? तो यहाँ पर आगे हम देखें दोस्तों, आगमन के अनुसार हम लोगों ने देखा था कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करता है, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन लाता है। जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़र्ट्स करते हैं, प्रयत्न करते हैं और वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है, आत्मसंतुष्टि आती है कि ये चीज़ हमने प्राप्त कर लिया। क्लियर? और यहीं पर देखिए, केसी ओटवे के अनुसार मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते, यानी कि हर मनुष्य अपने मूल्यों पर जीता है, यानी कि उसके अपने कुछ इम्पोर्टेंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसका किसी न किसी कारण से वैल्यू होता है। चाहे वो बहुत अच्छा पर्सन है तब भी वैल्यू है, चाहे वो बहुत बुरा पर्सन है तब भी वैल्यू है। वो बुराई के लिए वैल्यू है, वो नकारात्मक में हो जाएगा, और जो अच्छाई के लिए वैल्यू है वो सकारात्मक में हो जाएगा। तो नकारात्मक चीज़ का इम्पोर्टेंस तो नहीं होता है, यहाँ हमने इसके पहले ही पढ़ा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मूल्य की विशेषताएँ। एक बार हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि जो चीज़ें या जो भी हमारे प्रशिक्षु भाई बहन नहीं कल की वीडियो देख पाए हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मूल्य की विशेषताएं। अमूर्त संप्रत्यय, आपको पता ही है कि जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है, तो व्यक्ति तो देखने में बिल्कुल सेम ही दिखेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस उसके कार्यों की वजह से, यानी कि उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका एक मूल्य है। क्लियर? तो मूल्य क्या होता है, वो अमूर्त होता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दूसरा था दीर्घ अनुभव का परिणाम। दोस्तों, जो मूल्य होता है वो दीर्घ अनुभव का परिणाम होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, तो वहाँ पे अपने टाइम का मैनेजमेंट करते हैं और उस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं, तो यानी कि वो हमारे मूल्यों को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे दीर्घ अनुभव का ही परिणाम हुआ। क्लियर? और यहाँ पर देखिए नंबर 3 है सामाजिक स्वीकृति, यानी कि जो मूल्य होते हैं उनको सामाजिक स्वीकृति मिलती है, क्योंकि जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस
बढ़ा देते हैं इंसान का। क्लियर। यहाँ पे देखिए व्यवहारिक निर्धारण भी करते हैं। जब हमारे मूल्यों में वृद्धि होती है तो हम अपने मूल्यों को मेंटेन करने के लिए हमारा जो व्यवहार होता है वो और अधिक अच्छा हो जाता है। यहाँ पे देखिए मूल्यों का भी विकास, और हमारे अंदर मूल्यों का विकास का मतलब हमारे अंदर और भी अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। जब हम अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं तो हमारे अंदर ये हमें लगता है कि हमारे मूल्यों को हमें मेंटेन करना, और उसके लिए हम और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मूल्य हैं वो और विकसित होते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बार लिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए नंबर 6 है मूल्यों का चयन, यानी कि जो भी मूल्य हैं उनका चयन हम किस तरह से करते हैं कि जो भी हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, जो भी हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम उन्हीं का चयन करते हैं। और यहाँ पे देखिए उचित कार्य प्रेरक, और ये हमारे कार्यों को प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अगर जो मूल्य हैं वो हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें किस तरह से अपने पथ पर आगे बढ़ना है। और देखिए यहाँ पे आत्मसंतुष्टि, आपको पता ही है कि जब हम अपने मूल्यों के लिए एफर्ट करते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए 9 है परिवर्तनशीलता। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो मूल्य होते हैं जैसे जैसे हम उसको प्राप्त करते जाते हैं तो हमारी जो इमेज है, चाहे वो हमारे समाज में हो या राष्ट्र में या पूरे देश में या पूरे विश्व में, जिस तरह का हम कार्य करते हैं उससे हमारी एक इमेज बनती है, यानी कि वो परिवर्तित होती रहती है। इमेज धीरे 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 बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है और यहाँ पे वो परिवर्तनशील हो जाती है। क्लियर। और यहाँ पर देखिए समाज की पहचान। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अनुसूचित जाति से संबंधित थी और सफाई कर्मचारी थी, SDM बनी है राजस्थान से RS की परीक्षा पास करके, तो ये एक सामाजिक पहचान बन गई कि जो एक अनुसूचित जाति, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं उनको बहुत ही निम्न समझते हैं, लेकिन जब वो एक ऐसे पोस्ट पर पहुंच जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने समाज में अपने जाति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अपने लोग ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, सहमे हुए हैं और जो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए मूल्यों का वर्गीकरण। यहाँ पे देखिए अगर हम डायरेक्ट मूल्यों का वर्गीकरण से पढ़ाते तो जो भी भाई बहन हमसे जुड़े हैं अभी आज की वीडियो में, तो उन्हें ये नहीं पता चल पाता कि मूल्य क्या है, इसलिए मुझे एक बार रिवीजन करना ही पड़ा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे मूल्यों का वर्गीकरण। सामान्यतः मूल्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला देखिए यहाँ पे देखिए पहला परंपरागत मूल्य। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है परंपरागत, यानी कि जो भी वर्षों से चली आ रहे जो रीति रिवाज हैं, हमारे अपने पूर्वजों के द्वारा जो भी रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो एक परंपरा के रूप में बन जाते हैं। तो वो एक परंपरागत मूल्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो विश्वास होते हैं। तो उस आदर्श, सिद्धांत और विश्वास को हम क्या कह सकते हैं? मूल्य कह सकते हैं, परंपरागत मूल्य कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, परंपरागत मूल्य से हमारा अभिप्राय उन आदर्शों, सिद्धांतों, विश्वासों से होता है जो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का मार्ग दर्शन करते चले आ रहे हैं। समाज की संस्कृति इन मूल्यों का आधार तथा सभी मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो भी मूल्य हैं वो समाज का एक दर्पण है कह सकते हैं, क्योंकि इसी समाज में यही मूल्य ही हमें हमारे पूर्वजों के जो भी विरासत है या फिर जो भी परंपराएं हैं वो हम यहाँ तक हमें मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाज में होने वाले परिवर्तन का इन मूल्यों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों जो भी समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का मूल्यों पर कम प्रभाव पड़ता है। क्यों कम प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं स्थिर होते हैं, उनके अंदर वो बदलाव नहीं आता है जिस तरह से और भी चीज़ों के अंदर आता है। यहाँ पे देखिए इसलिए इन मूल्यों को शाश्वत मूल्य भी कहा जाता है। जैसे सत्य, अहिंसा, कभी ये बदलता है? सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति, क्षमाशीलता, सादगी, धैर्य, ज्ञान, प्रचार, सहयोग, ये सब कभी नहीं बदलते दोस्तों, क्योंकि इनका अपना एक अस्तित्व है। ये हमें अमूर्त रूप में ही प्राप्त होते हैं, लेकिन हम इनको प्राप्त करते हैं। क्लियर? ये क्या है? आदि परंपरागत मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो भी हैं यहाँ पे सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति, ये सब क्या है? परंपरागत मूल्य हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में मिले हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये तो था परंपरागत मूल्य। अब दूसरा है आधुनिक मूल्य।
आधुनिक मूल्य देखते हैं। आधुनिक मूल्य उन मूल्यों को कहते हैं जिन्हें समकालीन समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। स्वतंत्र भारत में कुछ मूल्यों को उपयुक्त स्थान पर रखा गया है जो नैतिक मूल्यों का आधार बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें से कुछ मूल्य निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों जैसा कि समकालीन का मतलब यहाँ पे जो हमारे समाज में कुछ समय पहले से विद्यमान रही है, जैसा कि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो मूल्य रहे हैं, इसमें देखिए क्या क्या मूल्य हैं। आधुनिक मूल्य हैं ये, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भाव और विश्व बंधुत्व की भावना, समाजवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य और न्याय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आधुनिक मूल्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो समाज में परिवर्तन हो चुके हैं, वहाँ पर जो चीज़ें हमें समाज में परिवर्तन के फलस्वरूप मिली हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, इसके पहले अगर हम बात करें तो जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारे देश के जो लोग थे उनके विचारों में प्रतिबंध लगाया जाता था, वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते थे। तो स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आधुनिक मूल्यों में से गिनी जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब है कि अब हम देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जी रहे हैं, यहाँ पर हमें पूरी तरह से बोलने की स्वतंत्रता है। क्लियर? और देखिए यहाँ पे समानता, प्रत्येक जो नागरिक है देश का वो समान है। और एक दूसरे के साथ भ्रातृत्व भाव का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए हमारे देश में बहुत सारे जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा नोटिस करते होंगे कि हमारा जो स्कूल है वो किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, वो धर्म निरपेक्षता के पथ पर आगे बढ़ने को कहता है। क्योंकि हर धर्म का जो मकसद है वो एक है, वो ईश्वर की प्राप्ति होती है अगर उसका निचोड़ देखा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे स्कूलों में हर धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं उसके लिए हॉलीडेज होते हैं, और साथ ही साथ कुछ त्यौहार स्कूलों में भी मनाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए विश्व बंधुत्व की भावना, इसके पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था वसुधैव कुटुंबकम, हमारी जो अपनी संस्कृति प्राचीन संस्कृति रही है वहाँ पर हम पूरे विश्व को भाईचारे के रूप में देखने की बात कही गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए विश्व बंधुत्व की भावना का यही मतलब होता है। और देखिए समाजवादी मूल्य, यानी कि जो भी समाज में कुछ रीति रिवाज परंपराएं हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये एक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ जो भी चीज़ें जैसे भी मनाई जाती हैं हम वैसा ही मनाते हैं। क्लियर? और देखिए धर्म निरपेक्षता संबंधी मूल्य, इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो धर्म निरपेक्षता का मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर एक धर्म से संबंध ना रख के हम प्रत्येक धर्म को मान्यता देते हैं, हम प्रत्येक धर्म पे विश्वास रखते हैं। क्लियर? और यहाँ पे देखिए न्याय, न्याय यानी कि जस्टिस, जो कि आपको पता ही है कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है किस तरह से है और किस तरह से न्याय किया जाता है हमारे देश में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शांति कौशल। शांति कौशल क्या होता है? यहाँ पे देखिए किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करने की क्रिया कौशल कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आज ये चैप्टर हम लोग को पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग की 5 वीडियो हो चुकी है और इस वीडियो में आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर फर्स्ट वीडियो से आपने नहीं देखा, फर्स्ट वीडियो में तो आपका पूरा सिलेबस डिस्कस हुआ है और सेकेंड वीडियो से ये आपका चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपने शुरू से नहीं देखा है सब्जेक्ट को तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी और सारे जो भी वीडियो अभी तक के बने हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उस सबको एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप आराम से अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक संपादित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास स्किल होनी चाहिए, यानी कि कुशलता होनी चाहिए उस कार्य को निपुणता के साथ करने की। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्य को करने के लिए ज्ञान एवं योग्यता दोनों ही आवश्यक होते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए ज्ञान, उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए और योग्यता, हमारे अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे देखिए यह योग्यता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। और दोस्तों देखिए
यहाँ पर जो कार्य करने की योग्यता होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों होगी। अगर ये दोनों एक साथ नहीं होंगी तब भी आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य को करने के लिए आपके पास शारीरिक क्षमता होनी चाहिए और उस समय आपका जो मस्तिष्क है वो भी सही ढंग दिशा में कार्य करना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए शांति कौशल के लिए छात्रों में निम्न कौशलों का होना आवश्यक है। तो शांति कौशल यानी कि यहाँ पे किसी भी कार्य को शांति ढंग से निपुणता के साथ करने के लिए छात्रों में कौन कौन से कौशल होने चाहिए, इसके विषय में देखते हैं। यहाँ पे देखिए संप्रेषण कौशल का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि कम्युनिकेशन स्किल, आपके बात करने का जो तौर तरीका है, आपके बात करने में जो निपुणता होनी चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए वो जरूर होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपको बात करने का तौर तरीका नहीं पता रहेगा, अगर आप अपनी बातों को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे, तब भी आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन वो नॉलेज आपकी अच्छी नहीं मानी जा सकती। देखते हैं आपने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को देखा होगा जो ज्ञान तो बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन जब उनको एक्सप्रेस करना होता है, जब उनको किसी चीज़ को बताना होता है तो वो सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, क्लास में सही ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल की कमी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा है चिंतन कौशल, यानी कि किस तरह से हम किसी भी टॉपिक पे कितने अच्छे ढंग से चिंतन मनन कर सकते हैं, उसकी वो भी एक क्वालिटी है दोस्तों। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सही ढंग से चिंतन करेंगे तभी हम उसके निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो थिंकिंग स्किल होती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व कौशल, यानी कि व्यक्ति के रूप में आप में क्या कौशल है, आपका अपना जो व्यक्तित्व, आपका जो अपना पर्सनालिटी है वो किस तरह से लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, किस तरह से आप कार्यों को और अच्छे ढंग से निपुणता के साथ कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है तदानुभूति कौशल। तदानुभूति का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि चीज़ों को आप महसूस कर पाओ। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप उसके बातों को समझ नहीं पा रहे हो, यानी कि आप अपनी बातों को ना सही ढंग से रख पा रहे हो, ना ही आप उसके जो भी कंडीशन वो आपको बता रहा आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल है कम्युनिकेशन के साथ साथ चीज़ों को समझने की वो कमज़ोर है। तो यहाँ पे तदानुभूति का मतलब चीज़ों को अनुभूत करना, जो भी चीज़ें घटनाएं घटित हो रही हैं किसी भी मैटर पे, उसको आप रियलाइज किस तरह से कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है तनाव प्रबंध का कौशल। तनाव प्रबंध का क्या मतलब, कि जो भी स्ट्रेस आ रही है आप उस स्ट्रेस को कैसे झेल लो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं एक टीचर के साथ एक गृहिणी भी हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपने घर को भी मैनेज करना है, अपने परिवार को भी और अपने बच्चों को भी। तो यहाँ पर और साथ ही साथ आपके लिए क्लास टाइम टू टाइम लेकर के आना है। तो यहाँ पर मेरे लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब टाइम मैनेज नहीं हो पाता, कोई आ गया या कुछ ऐसे रीजन हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपके दिमाग में एक स्ट्रेस हो जाता है कि मेरा काम कैसे होगा, मेरा क्लास टाइम पे कैसे जाएगा। तो इस तनाव को कैसे कम करना है ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और इसके लिए ये भी आपके अंदर एक स्किल है कि आपको स्ट्रेस ना लेते हुए टाइम से उस चीज़ को कंप्लीट करना है। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 है समस्या समाधान का कौशल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन कैसे निकालें, ये भी एक स्किल है। इस स्किल को क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्किल। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, शांति अभिवृत्तियां क्या होती हैं। इतनी गर्मी है दोस्तों कि बोलने में, चलिए देखते हैं शांति अभिवृत्तियां। व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग या पक्ष उसकी अभिवृत्तियां होती हैं। अभिवृत्तियां व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एवं लोगों के साथ किए जाने वाले आचरण को बताता है। अभिवृत्तियों का निर्माण व्यक्ति के अनुभव द्वारा
होता है। तो दोस्तों अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं कि अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग तरह के जो भी परिस्थितियों के अनुसार जो भी हम व्यवहार करते हैं, उन व्यवहारों में हमारे जो आचरण होते हैं वो आचरण हमें उनको दिखते हैं, यानी कि हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार से वो ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा आचरण किस तरह का है, किस तरह से हम लोगों के साथ पेश आते हैं। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए आवृत्तियाँ जो होती हैं वो अस्थायी नहीं वरन परिवर्तनशील है, यानी कि जो आवृत्तियाँ होती हैं वो समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। यह परिवर्तन व्यक्ति द्वारा अर्जित किए गए नवीन अनुभवों के आधार पर होता है। तो दोस्तों आवृत्तियाँ किस तरह से बदलती रहती हैं कि हमारे जो भी अनुभव हैं उसी के आधार पर हमारी आवृत्तियाँ हमारे आचरण में बदलती रहती है। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें व्यक्ति के 3 आयाम होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो यहाँ पे देखिए जो आवृत्तियाँ होती हैं उसमें व्यक्ति के जीवन के 3 आयाम होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। क्लियर। आवृत्तियाँ सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए जो आवृत्तियाँ होती हैं वो सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान समय में तो गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने व्यक्ति के व्यक्तित्व में नकारात्मकता एवं आक्रामकता को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आवृत्तियाँ हैं वो किस तरह से बढ़ी हैं, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग एक दूसरे के बारे में ना सोचकर केवल अपने बारे में सोचते हैं, और उस समय क्या होता है कि नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कहीं ना कहीं आक्रामक हो जाते हैं, यानी कि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने हित के बारे में सोचते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहीं पे कुछ बच्चे इतना मेहनत करते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सोर्स से बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो गलत तरीके से ला रहे हैं नंबर, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम किसका नुकसान करें, उन्हें तो बस मतलब है तो केवल अपने फ़ायदे की। तो यहाँ पे क्या उनकी जो अभिवृत्तियाँ हैं वो कैसी हैं, वो नकारात्मक हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपने बारे में सोचना है, अपने लिए अच्छा करना है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रेम, सत्य, देखभाल, उत्तरदायित्व की भावना, अहिंसा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता, परिश्रम एवं सेवा भाव कुछ ऐसे मूल्य हैं जो शांतिपरक आवृत्ति के निर्माण एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो आवृत्तियाँ होती हैं इसमें हम देखेंगे प्रेम, सत्य, देखभाल यानी कि उत्तरदायित्व की भावना भी, और अहिंसा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, ये सब क्या है सकारात्मक है। और संवेदनशीलता, परिश्रम और सेवा भाव। संवेदनशीलता का मतलब जो हम संवेदनशील है, इसका मतलब हमारे अंदर इमोशन है, हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सेवा भाव कुछ ऐसे मूल्य हैं जो शांतिपरक अभिवृत्ति के निर्माण एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे शांतिपरक का क्या मतलब है कि जिसके अंदर इमोशन हो, प्रेम हो, सत्य हो, देखभाल हो, और साथ ही साथ अहिंसा, विनम्रता, यानी कि वो सारी अच्छी क्वालिटी हो, तो वो क्या है, वो शांतिपरक आवृत्ति का निर्माण उसके अंदर हुआ है, तभी वो इस तरह का इंसान है। यानी कि वो शांतिपरक व्यक्ति है, तभी उसके अंदर इतनी अच्छी आवृत्तियां हैं, सकारात्मक आवृत्तियां हैं। क्लियर। तो दोस्तों आज ये आपका चैप्टर 1 फिनिश हो गया। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, और साथ ही साथ जो कॉलेज ग्रुप व्हाट्सएप है उस पर ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरह से दोस्तों आप अपनी मेहनत जारी रखिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों मेरा न्यू चैनल है परी की मॉम, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।